नमस्कार। देश की सियासत में विधानसभा चुनावी परिणामों ने काफी हद तक लोगों के साथ साथ नेताओं के दिमाग में भी कुछ बातों को क्लियर कर दिया है और शायद इन्हीं सब चीजों का अगर ध्यान रखा जाए तो इंडिया गठबंधन के लिए अपनी नीतियों और अपने कामों को करने की रूपरेखा तैयार करना बहुत आसान हो सकता है। यूं तो विधानसभा चुनावी नतीजे आने के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों की मीटिंग होना भी बाकी है, पर फिर भी कुछ बातें या सीख जो गठबंधन में शामिल पार्टियों को ले लेनी चाहिए। पहली ये कि हिंदी पट्टी राज्यों में अभी भी बीजेपी की लहर है। दूसरी बात ये कि कांग्रेस चाहकर भी उत्तर भारत में अपने पैर नहीं फैला रही है। तीसरी बात ये कि मोदी का चेहरा अभी भी बाकी दूसरे फैक्टर पर भारी पड़ रहा है। इन नतीजों ने चुनाव ना लड़ने वाली इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों को भी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी सीख दे दी है। महिला आरक्षण बिल जब दोनों ही सदनों में पूरे बहुमत के साथ पास हुआ तो उस समय बड़ी पॉलिटिकल चाल चलते हुए कांग्रेस ने ओबीसी का दांव चला। तब मांग की गई कि एससी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण रहना चाहिए। इसी मांग को बढ़ावा देते हुए पूरे देश में जातिगत जनगणना का मुद्दा भी चलने लगा। शायद ही विपक्ष का कोई नेता हो जिसने जातिगत जनगणना को मुद्दा नहीं बनाया हो। बिहार में हाल ही में इसका एक सर्वे भी जारी किया जा चुका है, लेकिन 3 राज्यों से इस बार जो नतीजे सामने आए हैं उन्होंने साफ कर दिया कि जनता जातियों में ना बंटकर मुद्दों वाली राजनीति देखना पसंद करती है। इंडिया गठबंधन जरूर ये सोच रहा था कि उन्होंने 2024 के चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक दे दिया है, वे ओबीसी कार्ड के जरिए बीजेपी को इस बार परास्त कर देगी, लेकिन कांग्रेस ने ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक पार्टियों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। खुद राहुल गांधी ने एमपी में जातिगत जनगणना का वादा तक कर दिया, लेकिन पीएम मोदी के पास इसका काउंटर पहले से मौजूद था। उन्होंने जातियों के फेरे में ना फंसते हुए अपनी विचारधारा के लिहाज से खुद ही 4 जातियां निकाल दी: किसान शक्ति, महिला शक्ति, युवा शक्ति और गरीब शक्ति। यानी पीएम मोदी ने जातियों से ऊपर उठकर लाभार्थी वोट बैंक पर फोकस किया और इसका सीधा फायदा पार्टी को चुनाव में मिला। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनकी अपनी लोकप्रियता लगातार चरम पर रही है। एक बार के लिए बीजेपी से लोगों को समस्या हो सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी सामने आया है जो मोदी को पसंद भी करता है और उनके खिलाफ कुछ सुनना भी नहीं चाहता। लेकिन विपक्ष कई चुनावी हार के बाद भी ये बात नहीं समझ पाया। अब कांग्रेस ने 3 राज्यों में सत्ता गंवाकर एक बार फिर से पूरे इंडिया गठबंधन को ये सीख दे दी कि चुनावी मौसम में किसी भी सूरत में मोदी बनाम कौन नहीं करना है। इसका कारण ये भी है कि मोदी अपनी लोकप्रियता के कारण इतने ज्यादा फेमस हैं कि जनता उनके सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं खोजना चाहती है। कहने को तो इस समय विधानसभा चुनाव थे, कोई पीएम का चुनाव भी नहीं होना था, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर तय रणनीति के तहत राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में कोई भी सीएम फेस घोषित नहीं किया। यहाँ तक कि जितने भी चुनावी पोस्टर लगे उनमें भी पीएम मोदी का ही चेहरा रखा गया। पीएम मोदी का प्रचार करने का तरीका भी इस बार कुछ ऐसा रहा कि जनता की लोकल लीडरशिप पर ज्यादा नजर गई ही नहीं। अब जब कोई पीएम विश्वास के साथ अपने दम पर वादे कर देता है तो उसका जनता पर असर पड़ता ही है। इसी वजह से मुकाबला आसानी से मोदी वर्सेस ऑल बन गया और फायदा बीजेपी को मिला। पिछले कुछ महीनों में खास तौर पर चुनाव के समय में देखा गया है कि जब भी किसी जांच एजेंसी ने विपक्षी नेता के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है तो सीधे सीधे आरोप लगता है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है या विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस मामले में छत्तीसगढ़ के चुनावों ने ये बात साफ कर दी कि अगर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा है तो जनता उसे गंभीरता से लेती है। भूपेश बघेल पर सट्टेबाजी को लेकर आरोप लगे। कहा गया कि सट्टे के पैसों से ही चुनावी फंड तैयार हुआ है। ऐसे में कांग्रेस ने किसी भी तरह की सफाई देने से ज्यादा सही विक्टिम कार्ड खेलना समझा। उसे लगा जनता आरोपों से ज्यादा इमोशनल फैक्टर्स पर जोर देगी और पार्टी आसानी से इस मामले में बच जाएगी। लेकिन ना जनता ने माफ किया और ना ही वोट टैली ने। इसकी झलक साफ देखने को मिलती है। इसका मतलब साफ है कि जनता ना तो भ्रष्टाचार और ना ही भ्रष्ट नेता को पसंद करती है। इसलिए विपक्ष को जल्दी ही इस नैरेटिव से बाहर निकलना होगा।
कौन भूल सकता है उस समय को जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए ये कह दिया था कि एमपी में पार्टी के लिए पहले सीट शेयरिंग के लिए कई मीटिंग्स के लिए बुलाया जाता था और फिर भी एक सीट पर लड़ने का मौका तक नहीं दिया। और कौन भूल सकता है जेडीयू की उस डिमांड को, जहां पर उसने एमपी में कुछ ही सीटों पर टिकट मांगी थी। लेकिन इसे अब कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस समझा जाए या कोई रणनीति कि उसने किसी भी इंडिया गठबंधन के नेताओं को तवज्जो नहीं दी। इसी तरह राजस्थान में भी पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को ठेंगा दिखाने का काम किया। अब एकला चलो नीति का परिणाम ये रहा कि कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पूरे इंडिया गठबंधन को ये मैसेज तो मिल ही गया है कि आगे आने वाले चुनाव में एक साथ ही चुनाव लड़ना होगा और अगर किसी भी तरह का गठबंधन नहीं हुआ तो उतना तालमेल तो बिठाना होगा कि एक नेता दूसरे सहयोगी दल के नेता को निशाने पर ना ले। इंडिया गठबंधन को सीख तो मिली, लेकिन कांग्रेस की हार के बाद असल में एमपी राजस्थान में देखा गया कि अरविंद केजरीवाल ने काफी प्रचार किया, सीधे सीधे कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की बात की, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। अब केजरीवाल की पार्टी को तो इन चुनावों में कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर रहा कि जनता के मन में सवाल आ गया कि एक ही साथ लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले ये पार्टियां एक दूसरे के पीछे क्यों पड़ी हैं। इस सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं था। तो ऐसे में जनता ने अपने वोट से इसे धूमिल सियासी चश्मे को साफ करने का काम कर दिया। खैर, अभी देखना होगा कि 2024 का चुनावी रंग कैसा रहने वाला है। पर आपका इन सभी मुद्दों पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।